चलो देखो, कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने बताई थी, किसके रूप में लिखते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, जहाँ पर अगर हम बात करेंगे आर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर है बट बी से छोटी है। इतनी जानकारी हम पहले ले चुके थे। ये क्या थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको हमने नाम दिया था यूक्लिड विभाजन ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था, है ना। दूसरी क्लास में मैंने क्या पढ़ा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा क्या सीखा था? एचसीएफ निकालना, है ना। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी, इसी से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं और 100% आएगा। टेस्ट भी लिए जाएंगे और पेपर भी प्री बोर्ड का होगा, जब भी होगा इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, अगर ये पहले चैप्टर से आएगा। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखो। जैसे ये क्वेश्चन हमारा है कि दर्शाइए कि, तुम लोग साथ में नोट करते जाओ, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहा। इसको कैसे हल करेंगे, चलो इधर देखो, बाद में करना, ठीक है। पहले इसका सॉल्यूशन देख लो। ये क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है? 2q + 1 के रूप का होता है ना। कभी कभार क्वेश्चन इसमें आएगा 2q की जगह पे 3q आ जाएगा, 4q आ जाएगा, 5q आ जाएगा, 6q आ जाएगा। वो क्वेश्चन के अनुसार है पेपर में कौन सा क्वेश्चन कैसा आ रहा है। तो ध्यान से समझना, जिस तरीके से हम क्वेश्चन लगवाएंगे हर स्टेप को आपको ध्यान में रखना होगा और ऐसे ही स्टेप बिल्कुल सेम पेपर में छाप के आना है। तो सबसे पहले तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हों। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हों तो दो अद्वितीय
पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो A क्या था यहाँ पर भाज्य, B यहाँ पर क्या था भाजक, Q क्या था और R क्या था। समझ में आ रही बात। यहाँ अगर बात करेंगे R की जो वैल्यू थी वो 0 से बड़ी या बराबर, लेकिन B से तो कैसी थी, छोटी थी। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर हम बात करेंगे तो A बराबर क्या लिखा है BQ प्लस R। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये तो हमारा भागफल है, ये हमारा क्या है भाजक। ये देखो 2Q प्लस 1 के रूप का लिखा है। तो यहाँ से अगर हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो B बराबर क्या मिल गया, B बराबर हमारा मिल गया 2, क्योंकि BQ प्लस R की जगह पे कुछ भी लिखा मेरा 1 2 3 4 जो भी लिखा है। समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पर B की जगह पे हमारा क्या लिखा है, देखो यहाँ पर ये तो Q तो सेम लिखा ही है ना, Q तो सेम लिखा ही है, लेकिन B की जगह पे क्या लिखा है 2। तो B की वैल्यू कितनी है 2। अगर B की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ से बन जाएगा A बराबर 2Q प्लस का R। बोलो यही बनेगा कि नहीं। दूसरी चीज़ ध्यान से समझना, B की वैल्यू हमें पता हो चुकी है। B की वैल्यू अगर हमें पता हो चुकी है तो R की वैल्यू हमारे लिए निकालना आसान हो गया काम। अगर बात करेंगे तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। R की वैल्यू पहली बात तो देखो 0 से तो बड़ी होती है या उसके बराबर होती है और B से छोटी होगी, है ना। B कितना है हमारा 2, यानी कि हमें R की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ लिख दें अगर हम, जहाँ R की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो नहीं होगा। 0 से 2 के बीच का। अब यहाँ पर बताओ ये बराबर तो लगा नहीं, ये लिखा R की वैल्यू लेस देन 2, यानी कि R की वैल्यू 2 से कैसी है, छोटी है। तो 2 से छोटी है तो कहने का मतलब 2 तो लिया नहीं जाएगा, तो यानी कि R की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती हैं 0 और 1। समझ में आ रही। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट लगाओ, जब R बराबर क्या हो 0 हो, जब R बराबर क्या हो 0, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 2Q प्लस R, ये था मेरा, है ना, 2Q प्लस R यही तो था। जब आप R की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 2Q प्लस का 0, यही तो होगा। यानी कि A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2Q। अब यहाँ पर ये बताओ, मैंने यहाँ पर Q की बात करी थी, Q की वैल्यू क्या है, पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, Q और R ये आपस में कैसी संख्या है। अब पूर्ण संख्या में 0 से लेकर सारी संख्या आ जाएंगी, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पर किसी भी संख्या में दुनिया की कोई भी संख्या लो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो वह 2 से डिवाइड होगी। जैसे अगर हम बात करेंगे 6 लिखा है, 6 का 2 में भाग देंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। इस 6 के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2 छिपा है हमेशा पहले से ही, और इसमें 2 से भाग देंगे तभी तो ये 3 आएगा मेरा। यानी कि हम बात करेंगे 2Q जो है ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है कि नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि 2Q संख्या 2 से विभाज्य है। समझ में आ रही बात। 2 से क्या है, अगर 2 से ये विभाज्य है तो यानी कि अगर हम बात करेंगे कि 2Q एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। जाओ घर जाओ, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करेंगे, क्या समझ रहे हो, 2Q एक क्या है, सम संख्या है।
दूसरी कंडीशन अगर हम बात करेंगे तो r बराबर हमारा क्या हो, 1 हो, r बराबर क्या हो, 1 हो। अगर r बराबर 1 हो जाएगा तो a बराबर हमारा क्या था, 2q प्लस आर, 2q प्लस आर। आर की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ध्यान से देखो, ये 2q हमारी सम संख्या है और सम संख्या में अगर एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये बालक बहुत बदतमीज है। चलो देखो, तो यहाँ से देखेंगे 2q प्लस 1 है ना, जो कि इधर लिख लो, 2q मार पड़ेगी, हाँ 2q प्लस 1 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं, यही तो वो कह रहा था, 2q के रूप का जो भी होगा, 2q के रूप का होगा वो कैसा, समपूर्णांक हो जाएगा, और 2q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक का। यही आपको सारा प्रोसेस करना था, पेपर में यही करके नोट करो फटाफट। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखो उसी के रूप का है। ये क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। देखो 3 चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहले तो एक है धनात्मक पूर्णांक और एक है समधनात्मक पूर्णांक और है एक विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तीनों चीज़ों की जानकारी तुम्हें है पहले से। धनात्मक पूर्णांक जो संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 ऐसे। समधनात्मक पूर्णांक 2 4 6 8 ऐसे। विषम धनात्मक पूर्णांक 1 3 5 7। समझ में आ रही बात। इनकी जानकारी तुम्हें पहले से है, मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। क्वेश्चन सारे के सारे उसी मेथड से करने हैं जिस मेथड से मैंने अभी पीछे वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे वही प्रमेय का कौन सी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि ए और बी ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक दिए हो, ये लिख लो, पूर्णांक दिए हो तो 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R हों तो, ये हटा दो, A बराबर क्या पड़ा है, BQ प्लस R। जहाँ अगर हम बात करेंगे R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और बराबर और B से छोटी। समझ में आ रही बात।
वही प्रक्रिया कर रहे हो जो पीछे क्वेश्चन में किया। तुम्हें नींद आ रही है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी। देखो ये किसके रूप में लिख रहा है, 4q + 1 और 4q + 3। देखो q तो यही लिखा है, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ रही, 4। b की वैल्यू कितनी आ रही, 4। यही तो आ रही है। जब हमारी b की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। अगर b की वैल्यू 4 आ रही है तो यानी कि यहाँ से बन जाएगा a बराबर 6q + का r, वो सॉरी 6 का 4। b की वैल्यू 4 आ रही है तो ये कितना आ रहा है, 4q + का r। b की वैल्यू नहीं है 4। इसकी तुलना करें तो देखो q तो यही लिखा है, देखो q तो यही लिखा है, b बराबर किसके, 4 के। और r की वैल्यू देखो यहाँ से फिर चल रहा है। यहाँ से अगर बात करेंगे तो r की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखो 0 से बड़ी, और r की वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर, लेकिन b से छोटी। b की वैल्यू कितनी है, 4। समझ में आ रही बात। अगर हम बात करेंगे जहाँ r की वैल्यू बात करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3 और 4, लेकिन 4 नहीं है। 4 हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे तुम्हारा हम दिमाग चेक कर रहे हैं कि 4 तुम लोग हाँ कर दोगे या ना, और बाद में बिगाड़ ही देते हैं। समझ में आ गई बात। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 1, 2, 3। तो 3 इसकी एक कंडीशन बनाओ। सबसे पहली कंडीशन बनेगी कि जब r बराबर क्या हो, 0 हो। r बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो a बराबर हमारा कितना था, 4q, और प्लस का क्या था, r। तो जब आप r की वैल्यू रखोगे 0 तो ये हो जाएगा 4q + का 0। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, 4q। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में 4q, तो ये 2 से डिवाइड होगा। देखो 4q लिखा है, यहाँ q की वैल्यू कुछ भी रख दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूना 4 ही तो होगा, तो ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 4q जो है ना वो संख्या 2 से कैसा है, विभाज्य है। विभाज्य है इसलिए चूँकि फर्क जानते हो, इसलिए 4q एक कैसी संख्या है, समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, अगर हम r बराबर अगर हम लेंगे कितनी वैल्यू, 1, r बराबर 1 हो तो a बराबर हमारा क्या था, 4q + r। तो a बराबर हो जाएगा 4q + का 1। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो 4q + का 1 संख्या 2 से क्या विभाजित होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4q लिखा है, ये तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 1 तो फिर विषम हो गया ना, से विभाजित नहीं होगा, या यही लिखो, से विभाज्य नहीं है, से विभाज्य नहीं है। इसलिए 4q + 1 एक विषम धन पूर्णांक है। आगे अगर हम देखेंगे इसी प्रकार से, आगे हमारा क्या लिखा है, पार्ट नंबर 3 इसी में कर दें। अगर हम r बराबर ले लें, क्या ले लें, r बराबर 2 ले लें, r बराबर क्या ले लें, 2, तो हमारा ये हो जाएगा a बराबर, तो हमारा लिखा ही था 4q + का r, लेकिन r की वैल्यू जब आप ले लोगे 2 तो 4q क्या हो जाएगा, + का 2।
यहाँ से अगर बात करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस का 1। अब यहाँ पर देखो ये भी तो एक हमारा पूर्णांक ही तो है, ये कोई पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, और अगर उसमें सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमेशा सम ही होगा। कल मैंने ये चीज़ बताई थी, है ना, इवन प्लस का इवन कितना होता है, इवन इंटू ऑड कितना होता है, ये सारी चीज़ें जानकारी दी थी, है ना। इसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है हमारा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो चूँकि अगर हम बात करेंगे, इधर लिख दें, है ना, चूँकि 4q प्लस 2 संख्या 2 से कैसा है, विभाज्य है, इसलिए 4q प्लस 2 एक कैसा है, सम धन पूर्णांक है। अगला अगर बात करेंगे, r बराबर हमें कितना रखना पड़ेगा, 3। r बराबर कितने रखना पड़ेगा, 3। r बराबर 3 हो तो a बराबर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, रखने पर भी लिख सकते हो। 4q प्लस का r था तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस का 3, चूँकि 4q प्लस 3 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 4q प्लस 3 एक विषम धन पूर्णांक है। अब यहाँ से ध्यान से एक चीज़ देखो, क्वेश्चन क्या कहा गया, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का होगा। तो इसमें देखोगे हमने जहाँ पर भी विषम पूर्णांक कहा होगा वो देखो ये 4q प्लस 1 के रूप का ही है। अगर हम बात करेंगे, ये देखो ये भी हमारा 4q प्लस 3, ये भी विषम धन पूर्णांक है ना। तो अगर हम बात करेंगे, अतः हम करेंगे अतः प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1, है ना, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, इतना आपको पेपर में लिखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन आएगा, और पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। चलो देखो, 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, ये क्वेश्चन है तीसरा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखो यहाँ पर एक चीज़ आ गई, जो भी धनात्मक पूर्णांक आता था उसमें तुम बता देते थे कि सम है विषम है, लेकिन इसमें क्या कहा गया, जो भी पूर्णांक आया उससे में कोई मतलब नहीं है, उसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, घुमा फिरा के तुम्हें लाना यही है। ठीक है, तो सबसे पहली तो बात यही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो बार बार वो चीज़ लिख रहे थे वही चीज़ तुम्हें लिखनी है, अब हम उस चीज़ को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या है, BQ प्लस r, जहाँ पर अगर बात करेंगे r की वैल्यू 0 से बड़ी
और b से छोटी। समझ में आ रही बात? ये लिख लोगे तुम? दो क्वेश्चन करा चुके हैं, उनकी हिंदी आपको लिखना है। a और b दो धन पूर्णांक दिए हों तो दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, कौन कौन अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r हों, तब अगर हम बात करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है। जहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ से हमारा ये बन गया r की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो m लिखा है, यहाँ पर q के समान ही तो है। अगर बात करेंगे तो b की वैल्यू हम देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 3। b की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर b की वैल्यू 3 हो गई तो a बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस का r। इतनी बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पर ये आ गई तो यानी कि अगर हम बात करेंगे तो r की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0 से बड़ी, लेकिन क्या हो जाएगी 3 से छोटी। अगर ये है तो जहाँ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 1, 2 और 3 नहीं। समझ में आ रही बात? क्योंकि 3 से तो छोटी लेनी है। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी? सबसे पहली कंडीशन अगर हम निकालेंगे, जब अगर हमारी r बराबर क्या हो, जब r बराबर क्या हो 0। अगर r बराबर 0 हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस का r की वैल्यू 0 रखोगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस का क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3q। पीछे के क्वेश्चन हम क्या देख रहे थे, उसमें धनात्मक पूर्णांक ही कह रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, जो भी हमारा पूर्णांक है उसका क्या करना पड़ेगा वर्ग। हमें यहाँ से नहीं पता करना है ये सम है या विषम है, इसका किससे पता करना है? वर्ग से। अगर बात करेंगे इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारा कुछ भी लिखा हो, मैन घूम घाम के हमको आना यहीं पर है 3 के रूप में, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम मान लें, चूँकि m बराबर अगर हम मान लें 3q स्क्वायर, m बराबर क्या मान लें 3q स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3m। एक तो आ गया हमारा m के लिए 3m के रूप का हो गया। अगला हमें दिखाना होगा 3m प्लस 1 के रूप का। दूसरी कंडीशन अगर हम बात करेंगे, r बराबर अगर हम मान लें, क्या मान लें 1 मान लें, है ना। r बराबर क्या मान लें 1 हो, तो अगर r बराबर 1 होगा तो a बराबर हमारा कितना था 3q प्लस का r। तो r की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस का 1। लेकिन हमें इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें किसकी बात कही गई? वर्ग की। हमें वर्ग पे जाना होगा, तो वर्ग इसका कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा यानी कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता है सबको क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर लिख दें साइड में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ से लिखेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस का 2, a का मतलब 3q और इंटू 1, है ना। यही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, है ना, और प्लस का ये हो जाएगा 6q। कितना हो जाएगा 6q, 3 दूना 6q और प्लस का 1। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, यहाँ से कॉमन लें अगर हम तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस का 2q और प्लस का 1। हमारा मेन मकसद क्या है? 3m प्लस 1 के रूप का लाना है। यहाँ से अगर देखेंगे ये भी हमारा एक पूर्णांकी तो है। m की बात अगर देखेंगे तो m एक पूर्णांकी की बात करेगी। यहाँ q की वैल्यू आप कुछ भी रखो, आप, है ना, q की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये एक पूर्णांक ही है हमारा। कुछ भी रख दोगे आप, एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा हमारा।
तो यहाँ से अगर हम मान लें, चूँकि m बराबर अगर हम मान लें 3q² प्लस का 2q, तो यहाँ से बन जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1। ठीक है, और ये हमें सिद्ध भी करना था, वर्ग जो होगा उस पूर्णांक हो जाएगा 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नोट करो फटाफट। 2 के लिए भी चेक करना चाहो 2 के लिए भी चेक करो, है ना। 2 के लिए भी तो चेक करना पड़ेगा। जब r बराबर हमारा क्या हो, जब r बराबर क्या हो 2, तो a बराबर कितना था 3q प्लस का कितना था r, यही तो था। अगर यही था तो यानी कि अगर हम बात करेंगे तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3q प्लस का 2। लेकिन हमें इससे नहीं मतलब है, मतलब हमें किससे है, होल स्क्वायर से। होल स्क्वायर से मतलब है तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q का होल स्क्वायर डायरेक्ट करना है तो ये हो जाएगा 9q² प्लस का 4 प्लस का 2 इंटू 3q और इंटू हो जाएगा 2। समझ में आ रही बात इतनी। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 9, a² बराबर 9q² प्लस 2 3 6 दूना 12q प्लस का ये हो जाएगा 4, है ना। 4 को हम ऐसे लिख लें 3 प्लस 1 है, ऐसे इसलिए लिखना है क्योंकि हमें 1 की ज़रूरत है, क्योंकि वो कह रहा है 3m प्लस 1 के रूप का लाना है। लिखा तो 4 ही हमारा है, 1 हमने 3 प्लस 1 हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें 1 के रूप 3m प्लस 1 तो लिखा होना चाहिए, इसके रूप का तो हमें लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3q² प्लस का 4q प्लस का 1 और प्लस 1 तो इधर लिखा ही है। इसको अगर हम मान लें चूँकि m बराबर 3q² प्लस का 4q प्लस 1, इसको m मान लेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, तो हमें यही दिखाना था कि प्रत्येक अगर m एक पूर्णांक हो तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपने ये सब चेक कर लिया, ये सब चेक करके यही दिखाना था, यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। नोट करो फटाफट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल।